फिर शादी ही क्यों की अगर वो मुझे कुछ दिनों के बाद छोड़ने वाले थे। कि अगर कोई इंसान आपके साथ नहीं रह सकता तो उसको आप फोर्स नहीं कर सकते आपके साथ रहने के लिए। ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरी डैडी को ये सुनना पड़ रहा है कि इसीलिए लड़की को नहीं पढ़ाना चाहिए था। मेरे अपने प्रति क्या सोच है उसमें मेरी इज्जत छुपी हुई है, ना कि मेरे दो टांगों के बीच में, ना कि मेरे किसी बॉडी पार्ट में। अगर मुझे डिवोर्सी के टैग की जो एक पत्थर की लकीर मेरे लाइफ में खिंच चुकी है उसको अगर मैं छोटा बनाना चाहती हूँ तो आज मैं बहुत बन ठन के आपके सामने आई हूँ, है ना? हमेशा आपने मुझे देखा है सूट में, कोट में, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, एज अ जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, एज एन IRS ऑफिसर, एज अ सिंगर, एज अ राइटर, एज अ नॉवेलिस्ट, एज अ स्क्रीन प्ले राइटर और बहुत कुछ। लेकिन आज मैंने सोचा कि मेरे महाराष्ट्र के कल्चर का जो अभिन्न हिस्सा है नौवारी, उसमें आपके सामने आऊं। जो भी मेरी आइडेंटिटी है उसमें से मैं कुछ भी नहीं हूं, कुछ भी ना बन के आऊं। आज मैं हूं सिर्फ इस देश की बेटी। नमस्ते, मैं हूं सोनल लक्ष्मीदास सोनकौड़े। वो सोनल जिसके माँ बाप ने उसको बहुत फूल की तरह रखा था। वो सोनल जो हमेशा स्कूल से घर तक जाती थी, घर से स्कूल तक आती थी, कॉलेज लाइफ में भी कॉलेज से घर तक, घर से कॉलेज तक। अपने किसी भी दोस्त के यहाँ पे नाइट आउट जिसने नहीं किया। वो सोनल जिसके नानी ने हमेशा कहा कि लड़की की इज्जत एक कांच की तरह होती है और अगर वो इज्जत कांच टूट के बिखर गई तो जैसे हम उसको जोड़ नहीं सकते वैसे उस इज्जत को भी हम कभी जोड़ नहीं सकते अगर वो एक बार टूट गई तो। लेकिन आखिर में ऐसा कुछ हो गया मेरी लाइफ में जिसके वजह से मेरी इज्जत को मुझे एक बार खोना पड़ा और उसके बाद मेरी इज्जत के कांच के जो टुकड़े थे, उस कांच के टुकड़े का महल कैसे मैंने बनाया, इसकी स्टोरी मैं आपको आज बताने आई हूँ। ये कहानी मैं आपको आज बताने आई हूँ। अपने इज्जत को पोटली में बंद करके मैं बचपन से बड़ी होते गई। जब यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी तो एक दिन मन किया कि मूवी देखने के लिए जाना चाहिए, तो एक दोस्त जिसके साथ मैं पढ़ाई कर रही थी उसके साथ मैं मूवी देखने के लिए चली गई। और जब घर पे आई तो पापा ने कहा कि उनके दोस्त ने बताया था कि मैं किसी लड़के के साथ मूवी देख रही थी, तो मम्मी ने भी कहा कि उनकी नाक कट गई। तो फिर मैंने सोचा कि अगर मेरी इज्जत से मेरी मम्मी पापा की नाक कटती है और उनको इतनी अगर तकलीफ होती है तो मुझे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करनी चाहिए जिसके वजह से उनके गरिमा को धोखा पहुँचे। और यही मैंने किया। पहला प्यार जब मुझे हुआ, उस प्यार में भी 4 साल का रिलेशन था। लेकिन 4 साल के डिस्टेंस रिलेशनशिप में मैंने कभी भी मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुँचे ऐसा कोई भी बर्ताव नहीं किया। और शायद उसके वजह से ही मुझे उस लड़के ने डंप कर दिया और वो रिश्ता ख़त्म हो गया। तो मेरी इज्जत की पोटली को मेरे साथ में रखते हुए मैंने सोचा कि मैं लंबी-लंबी उड़ानें भर सकती हूँ। और वही मैंने किया। मेरे 2 ही सपने थे कि मैं यूपीएससी के एग्ज़ाम क्रैक करके IRS ऑफ़िसर बन जाऊँ और दूसरा सपना था कि वो दिन ना जाए जिस दिन मेरे सपनों का राजकुमार मेरे सामने आ जाए और मेरी शादी हो जाए और मेरी सारी तमन्नाएँ पूरी हो जाए। और ऐसे ही हुआ। वैष्णो देवी को मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ। मैं उनके चरणों में माथा टेकने के लिए गई थी और उनके वैष्णो देवी के सीढ़ियाँ उतरते-उतरते जब मैं नीचे आ गई तो मुझे न्यूज़ मिली कि चौथे अटेम्प्ट में मैं जो IRS बन गई थी। और तब भी मुझे पता चल गया था कि अब वो दिन ज़रूर आएगा जब मेरी मुलाकात मेरे सपनों के राजकुमार से हो जाएगी। तो बहुत फूलों की तरह, बहुत एक परियों की कहानी की तरह मेरी लाइफ चल रही थी। और वही हुआ, कुछ दिनों के बाद उससे मुलाकात हो गई जिससे मेरी बाद में शादी हो गई। मुझे तो अच्छा लगा क्योंकि मम्मी-डैडी ने मुझे अरेंज मैरिज के लिए काफ़ी सारे लड़के दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने की नहीं थी। लव मैरिज की मैंने, मेरे अपने मन के हिसाब के लड़के के साथ शादी की। मैं तो बहुत खुश हो गई। लेकिन शादी के कुछ दिनों के बाद ही उन्होंने कहा कि वो मेरे साथ नहीं रह सकते। मुझे पहले बहुत गुस्सा आया, मुझे लगा कि फिर शादी ही क्यों की अगर वो मुझे कुछ दिनों के बाद छोड़ने वाले थे।
मैं सहन ही नहीं कर पा रही थी क्योंकि ऐसा कुछ हो रहा था जिसकी वजह से मेरे समाज में मेरी इज़्ज़त अभी बिखरने वाली थी, तहस-नहस होने वाली थी। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं शादी बचाने के प्रयास करूँगी। मैं कुछ भी करके इस शादी को बचा के रहूँगी। लेकिन बाद में मुझे धीरे-धीरे 1-2 सालों में बहुत सारी ठोकरें खाने के बाद, बहुत सारे इंसल्ट्स का सामना करने के बाद पता चला कि अगर कोई इंसान आपके साथ नहीं रह सकता, तो उसको आप फ़ोर्स नहीं कर सकते आपके साथ रहने के लिए। और फिर फाइनल हो गया कि भई डिवोर्स तो तय है। एक तरफ एक तरफ मैं आईआरएस ऑफ़िसर थी और लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी, जनहित के लिए काम कर रही थी, देश सेवा कर रही थी, दिन भर मेहनत करती थी और दूसरी तरफ यही लोग मुझे जज करते थे, ये मैं रात में सोचती थी। मैं जब रात में घर आती थी दिन भर के काम के बाद, तो मुझे रातों को नींद भी नहीं आती थी। मैं सोचती रहती कि अगर मैंने बचपन से अब तक 25 साल तक वही किया जो मुझे करना चाहिए था, तो ये दिन मुझे क्यों देखना पड़ा? ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरे मम्मी-डैडी अब किसी मैरिज में नहीं जा सकते? ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरी डैडी को ये सुनना पड़ रहा है कि इसीलिए लड़की को नहीं पढ़ाना चाहिए था? ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरे दोस्त मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते उनके आँखों के सामने? ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं लंच ग्रुप्स में जाती हूँ तो मेरे दोस्तों को लगता है कि वो कन्फ्यूज़्ड हो जाते हैं कि इससे बात क्या करें और चाहते हैं कि शायद ये आए ना तो बेहतर हो जाए। इसको बोलते हैं सोसाइटी का सेकेंडरी विक्टिमाइज़ेशन। पहले तो डिवोर्स का जो कुछ फिज़िकल मेंटल ट्रॉमा होता है उससे गुज़रना पड़ता है। उसके बाद सोसाइटी के रिएक्शंस को झेलना पड़ता है जिसकी वज़ह से तकलीफ़ होती है। कई रातें मैंने ये सोच के गुज़ारी कि आखिर में मेरी इज़्ज़त है किसमें? मेरी इज़्ज़त मेरे काम में है या मेरी इज़्ज़त मेरे 2 पैरों के बीच में है या मेरी इज़्ज़त किसी बॉडी पार्ट में है या मेरी इज़्ज़त मेरे मैरिज के रिलेशनशिप स्टेटस में है? इसका जवाब मैं ढूँढती रही। बहुत दिन सोचने के बाद फिर मुझे इसका जवाब मिला। मेरी इज़्ज़त ब्रा के स्ट्रिप दिखने में है। मेरी इज़्ज़त मेरे कपड़ों पे लगे हुए रेड स्पॉट पे है। मेरी इज़्ज़त मेरे मैरिज के रिलेशनशिप के स्टेटस में है। तब तक तब तक जब तक मैं सोसाइटी को ये सोचने देती हूँ कि मेरी इज़्ज़त उसमें है। जिस दिन मैं सोचने लग जाऊँ कि इनमें से किसी में मेरी इज़्ज़त नहीं है, मेरी इज़्ज़त मेरे बॉडी पार्ट्स में नहीं है, मेरी इज़्ज़त मेरी सोच में है, मेरे काम में है, उस दिन के बाद कभी भी सोसाइटी मेरे बारे में ये सोचेगी नहीं। धीरे-धीरे मेरे अंदर ही परिवर्तन हुआ तो सोसाइटी में धीरे-धीरे परिवर्तन हो जाएगा। ये बात मुझे समझ में आ गई। सोसाइटी के रंगों में क्यों मुझे रंगना है, समाज के रंगों में क्यों मुझे ढलना है? मैं ही अपने ऐसे कुछ रंग बनाऊँ और उनको अपने रंगों में ढालूँ। ये मैंने सोच लिया और फिर मैंने वो चीज़ें करना शुरू कर दिया जो मुझे अच्छी लगती है। समाज तो चाह रहा था कि मैं अगर डिवोर्सी हूँ तो मैं दुखी दिखूँ, लेकिन मुझे नहीं रहना था दुखी, क्योंकि मैं अगर दुखी थी तो मेरे मम्मी-पापा दुखी थे, मेरे आजू-बाजू के सारे लोग दुखी थे, मुझे उनको खुश रखना था और मुझे ये बात समझ में आ गई कि वो तभी खुश रह सकते हैं जब मैं खुश हूँ। फिर मेरी शुरुआत हुई, मेरे गाने के रियाज़ की, मेरे राइटर के जर्नी की। मैंने बहुत सारा रियाज़ किया और एक एल्बम रिलीज़ किया मोरे सावरे जो ज़ी म्यूज़िक ने प्रोड्यूस किया उसको। मैंने उसके बाद में 2 बुक्स लिखे। पहला बुक है कॉमा, दूसरा बुक है सो व्हाट। मेरा दूसरा बुक जावेद जी ने आके रिलीज़ किया और बहुत सारी उसकी प्रशंसा की जिसकी वज़ह से मुझे बहुत हौसला मिला। उसके बाद मैंने एक्टिंग सीखी और कुछ शॉर्ट फ़िल्म्स बनाई। मैंने वो सब कुछ किया जिसकी वज़ह से मुझे खुशी मिल रही है और ये करते-करते एक चीज़ और मुझे समझ में आ गई, अगर अगर मुझे डिवोर्सी के टैग की जो एक पत्थर की लकीर मेरे लाइफ़ में खिंच चुकी है, उसको अगर मैं छोटा बनाना चाहती हूँ, तो उस लकीर के आगे मुझे बहुत बड़ी लकीरें खींचने पड़ेगी। ये लकीरें होंगी मेरे काम की, ये लकीरें होगी मेरे एज़ अ सिंगर मैं जो भी कुछ कर रही हूँ, ये लकीरें होगी मेरी सोशल कंट्रीब्यूशन की, ये लकीरें हो सकती है एज़ अ राइटर जो मैं नॉवेल्स लिख रही हूँ।
कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये लंबी-लंबी लकीरें, मुझे बड़ी-बड़ी लकीरें खींचनी पड़ेगी ताकि डिवोर्सी का टैग छोटा बन जाए। क्योंकि समाज की जो मेमोरी होती है ना, बहुत शॉर्ट टर्म होती है। अगर उनको गॉसिप करनी है, लोगों को गॉसिप ही करनी है, तो हर 6 महीने में मैं ऐसा कुछ एक क्रिएटिव प्रोडक्ट बना के उनको दे दूँ, जिसके वजह से उस बात की बात हो, उस प्रोडक्ट की बात हो, ना कि मेरे डिवोर्सी होने की बात हो। दुर्भाग्य से एक डिवोर्सी होना मेरे भाग्य में आ गया। कई सारी लड़कियाँ जो आज मुझे सुन रही है, उनके ऊपर इससे भी ज़्यादा बड़ी-बड़ी समस्याएँ आती है। कुछ लोग मोलेस्टेशन का शिकार होती है, कुछ लोग रेप का शिकार होती है, कुछ लोग चाइल्ड अब्यूज़ को फेस करते हैं और वो बता भी नहीं पाते कि वो उन्होंने क्या फेस किया है, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं और उसके बाद वो बोल ही नहीं पाते। उन सारी लड़कियों को मुझे आज ये कहना है कि आप मत रुकिए, डोंट अलाउ सोसाइटी टू रूइन योर ड्रीम्स। आप वही करिए जिससे आपको खुशी मिलती है। समाज चाहता है इसलिए दुखी बन के मत रहिए। मैं बिल्कुल मानती हूँ कि ये सारी घटना जब होती है हमारे जीवन में, और जब हमको इस स्टिग्मा से गुजरना पड़ता है, तो मेंटल और इमोशनल हमारी हेल्थ बिगड़ जाती है। उस ट्रॉमा से उभरने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, और वो टाइम जब खत्म हो जाता है उसके बाद सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन को कभी अलाउ मत करिए, क्योंकि जब तक आप अलाउ करते रहेंगे तब तक आपको गिल्टी फील कराया जाएगा, और आपके मरने तक आप सिर्फ वही बन के रह जाओगे, एक रेप विक्टिम, एक मॉलेस्टेड लड़की, या एक डिवोर्सी। समाज के स्टिग्मा को अगर आपको दूर करना है तो आपको लंबी लंबी लकीरें खींचनी पड़ेंगी। खुद को कर बुलंद इतना कि आपके पीठ पीछे बात करने वाले लोग भी आपसे दोस्ती करने पे उतर आए। अब मैं ज्यादा इज्जतदार फील करती हूँ, क्योंकि अब मुझे पता है कि मेरी इज्जत मेरे सोच में है। मेरे अपने प्रति क्या सोच है उसमें मेरी इज्जत छुपी हुई है, ना कि मेरे 2 टांगों के बीच में, ना कि मेरे किसी बॉडी पार्ट में, ना कि मेरे पीरियड्स के रेड स्पॉट में, और ना ही मेरे ब्रा के स्ट्रिप में। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, उनको जो करना है उनको करने दो। अगर हम सभी लोग समाज का हिस्सा है। अगर ऐसे किसी लड़की के साथ हो रहा है तो उसको ऐसा फील मत कराइए, और अगर आप वो लड़की हो तो डोंट अलाउ एनीवन टू रूइन योर ड्रीम्स। थैंक यू। उन्होंने मेरा CV लिया और मेरे हाथ पे ही रख दिया। बोला तुम यूपी वाले आ क्यों जाते हो जब तुम्हें बोलना ही नहीं आता। मेरा नाम लक्ष्मी वर्मा है। मैं बेसिकली फिरोजाबाद यूपी से हूँ। फर्स्ट टाइम जब दिल्ली आई तो मेरा पहला इंटरव्यू था, तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो इंट्रोड्यूशन में क्या बोलते हैं मुझे ये नहीं पता था, तो मैं चुप हो गई। तो उन्होंने मेरा CV लिया और मेरे हाथ पे ही रख दिया। बोला तुम यूपी वाले आ क्यों जाते हो जब तुम्हें बोलना ही नहीं आता। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे मुंह पे तमाचा दिया हो, और मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उससे कुछ बोल भी नहीं सकती थी। तो फिर मैंने CV लिया और लौट के चली आई। फिर उसके बाद तो फिर मैंने इंटरव्यू ही नहीं दिए। इंग्लिश लगता तो था ज़रूरी है, कोशिश भी की, सीखूंगी, ट्राई भी किया। 1-2 बार किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया। तो फिर प्रॉब्लम क्या होती थी, इंस्टीट्यूट में जाना होता है, फिर इतना टाइम नहीं होता था कि पढ़ना भी होता था और जॉब्स भी करनी होती थी। सब कह देते हैं इंग्लिश सीखने के लिए एनवायरनमेंट चाहिए, माहौल चाहिए होता है, लोगों से बात करोगे तभी आएगी। अब बात करने के लिए भी तो वो लोग होने चाहिए जो आपसे बात करना चाहें। मैं जो स्टॉक्स की वीडियोस देखती थी मोटिवेशन के लिए, तो लास्ट में एक एडवर्टाइजमेंट था, तो वहाँ पे बोला था कि हमारे एक ऐप है जो स्किल का, तो आप उसे डाउनलोड करिए। तो मैंने सब्सक्रिप्शन कर लिया, और लेकिन सब्सक्रिप्शन की अमाउंट भी इतनी नॉमिनल थी कि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतने कम दाम में इतना अच्छा प्रोडक्ट मिल सकता है। सबसे अच्छा जो बेस्ट पार्ट मुझे लगा वो था प्रैक्टिस का, जो मुझे चाहिए था एक्चुअल में, जो मैं ढूंढ रही थी इतने टाइम से। तो अब ऐसा है कि मैं इतना एबल हूँ कि हाँ ठीक है, मैं बात कर सकती हूँ, इंटरव्यूज फेस कर सकती हूँ। नाउ आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। थैंक यू जोश।